हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके अपकमिंग एग्जाम में मुश्किल से 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने हैक्स पे और उसके साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन की तैयारी हमारी ऑलरेडी अंतिम प्रहार में चल रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसकी डिमांड आप सब कर रहे थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो है बेयर एक्ट के हैक्स। अब ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं कि शायद एआईबी इकलौता ऐसा एग्जाम है लॉ के फील्ड में जिसके अंदर आपको बेयर एक्ट अलाउ करी जाती है। अब इसका एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा यह है कि एग्जाम आसान है और नुकसान यह है कि आपको यह बात ही नहीं पता कि इन बेयर एक्ट्स को किस तरह से समझना है, किस तरह से जवाब को ढूंढना है, और वो छोटी छोटी गलतियां जो आप कर देते हैं उसके कारण वो सवाल जो कि बहुत आसानी से बेयर एक्ट से ढूंढे जा सकते हैं उसका भी जवाब आप नहीं ढूंढ पाते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का 100% फुल प्रूफ सोल्यूशन देने वाला हूं और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर अगर आपने थ्रू आउट फॉलो अप किया चीजों को तो बेयर एक्ट को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, भले आपने 5 साल बेयर एक्ट को छुआ भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेस की पीडीएफ, मुझसे जुड़े हुए सारे के सारे अपडेट्स और उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट है इस एग्जाम की जर्नी के दौरान तो आप इसी टेलीग्राम ग्रुप में लाइव आके मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मिस मत करना। या तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो कर लो, तुम मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात को समझने से कि सर ये बेयर एक्ट का पूरा मामला क्या है और हमें किन किन चीजों को कवर करना है। तो जैसे कि मैं आपको यहां पे एक बेयर एक्ट दिखा रहा हूं, मैं किसी पब्लिशर को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेयर एक्ट से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये सीपीसी की बेयर एक्ट है, यहां पे हमें सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई दिख रही है। अब इस बेयर एक्ट में मैं आपको एक और सिंपल सी चीज दिखाना चाहता हूं कि इस बेयर एक्ट के नीचे एक बात लिखी हुई है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, क्विक रिव्यू चार्ट्स है, लीगल मैक्सिम्स हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं। ये बेयर एक्ट एआईबी में अलाउड नहीं है। आप इस बेयर एक्ट को लेके एआईबी के एग्जाम में नहीं जा सकते। रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर जो बेयर सेक्शंस हैं उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है और ये चीजें वो रोक सकते हैं, इसीलिए इन चीजों को ले जाना अवॉइड करिएगा। अब सबसे पहले टिप की तरफ आते हैं। ये तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया। टिप सबसे पहले ये है कि ये आपको सारी की सारी बेयर एक्ट दिख रही है। अगेन ये सारी प्रोफेशनल्स की बेयर एक्ट है, लेकिन मैं किसी भी पब्लिशर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी पब्लिशर को लेके जाओ, लेकिन मेरा कहा मानो 110% एक भी बेयर एक्ट को मिस मत करना। अगर तुम एकदम इतना श्योर हो कि तुम मॉक लगा रहे हो और तुम मॉक में 70-80 स्कोर कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम 1% भी डाउटफुल हो कि तुम्हें शायद क्वेश्चन ना बने या शायद तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सारी की सारी बेयर एक्ट लेके जाइए। 100% आपका ये यूजफुल डिसीजन होगा। तो सारी की सारी बेयर एक्ट्स लेके जानी है। अब आते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट चीज पे कि सर आपको अपनी बेयर एक्ट्स में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपकी बेयर एक्ट्स विदाउट नोट्स होनी चाहिए। आपकी बेयर एक्ट के अंदर कोई भी नोट्स, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, डीग्लॉट एडिशन की बेयर एक्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। अगर आप डीग्लॉट एडिशन लेके जाते हैं यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश, तो उसमें आपको जवाब ढूंढने में आसानी होती है। कई ऐसे की लीगल टर्म्स होते हैं जो कि हिंदी में बड़ी आसानी से समझ में आते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं। और उसके साथ ही साथ एक चीज जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि अपनी पुरानी बेयर एक्ट लेके चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट उनकी 2018 या 19 वाली है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ही नहीं है इंपॉर्टेंट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमेशा चेक करिएगा कि आप जो बेयर एक्ट लेके जाएं वो लेटेस्ट अमेंडेड हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो लेटेस्ट अमेंडेड है कि नहीं, आप यहां पे चेक कर सकते हैं। यहां पे बेयर एक्ट के बीच में लिखा होता है कि ये एज अमेंडेड, लास्ट कौन से अमेंडमेंट तक की ये बेयर एक्ट अपडेटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो है बेयर एक्ट के अंदर के कंटेंट। अभी तक तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि बेयर एक्ट लेके कौन सी जानी है, लेकिन ये सेशन बेयर एक्ट के बारे में नहीं है, बेयर एक्ट के अंदर के हैक्स के बारे में। चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक बेसिक कंफ्यूजन दूर कर लो। ये कंफ्यूजन दूर किया तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपका बच जाएगा, आपको ओवरऑल टाइम में थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये है कि भाई बेयर एक्ट के अंदर मेजरली कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो बेयर एक्ट के अंदर सबसे पहला टर्म बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, सेक्शंस। तो भाई हमें पता है कि सेक्शंस मतलब स्टैट्यूट, यानी कि कोई भी ऐसा कानून जिसके अंदर हमने जैसे बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, इन सब के अंदर सेक्शंस होते हैं। तो कोई भी कानून जो हमारे देश में बनता है उसके अंदर जो लीगल प्रोविजंस होते हैं उनको हम सेक्शंस कहते हैं। तो कोई भी सवाल आएगा हमें पता है सेक्शन की बात हो रही है। आर्टिकल्स जो है ना पूरे लॉ में मेजरली दो जगह इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला था कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी भी सवाल पूछा जाएगा इन विच आर्टिकल इट इज प्रोवाइडेड, तो आपको सीधे सीधे पता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट खोलनी है। बहुत ही सिंपल बात है सर, ये क्या बकवासें कर रहे हैं, आगे और भी अच्छी चीज आने वाली है। तो ये बात क्लियर हो गई। एक लिमिटेशन एक्ट है जिसके अंदर एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसके अंदर भी आर्टिकल्स है लेकिन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है।
इसके बाद अगला कहानी आता है शेड्यूल का। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर शेड्यूल होता क्या है, ये क्या है ये शेड्यूल? तो शेड्यूल बेसिकली कुछ एडिशनल लिस्ट होती हैं, कुछ एडिशनल टेबल्स होती हैं जिनको एक्ट के साथ अटैच किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान जो कि हमने बेयर एक्ट में नहीं रखे, उनको बेयर एक्ट के आखिर में शेड्यूल बना के उन सब्जेक्ट मैटर पे चीजों को ऐड किया जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उसके साथ ही साथ आते हैं अमेंडमेंट्स, तो इन अमेंडमेंट्स को कैसे फिगर आउट करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर्स और पार्ट्स। तो हमारे संविधान में या बाकी किसी भी सब्जेक्ट में जो सेक्शंस होते हैं उनको ब्लंटली हम 1 से लेके 200 500 नहीं लिख सकते, उनकी क्लबिंग कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में सेक्शंस बटे होते हैं, क्लासेस बटी होती हैं। सिमिलरली हमने यहां पे बांट दिया कि भाई एफआईआर के बारे में केवल इतने लोग बात करेंगे, अरेस्ट के बारे में केवल इतने सेक्शंस बात करेंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं मेन कहानी पे। अगर कभी भी आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा आर्टिकल से जुड़ा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट खुलनी है, सेक्शन, ऑर्डर, रूल, अगर इनका कॉम्बिनेशन में कुछ पूछा जा रहा है या ऑर्डर और रूल पूछा जा रहा है, एक्सक्लूसिवली सीपीसी में जाओ। सेक्शन है तो मैं आगे बताऊंगा कौन सी ट्रिक को फॉलो करना है, और केवल सेक्शंस आ रहे हैं तो सीआरपीसी, बीएनएसएस और बाकी जो दूसरे लीगल प्रोविजंस हैं उनको कवर करना है। लेकिन अभी हम आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नुआंसेस की तरफ, वो नुआंसेस जो कि एक्चुअल में मदद करते हैं समझने में कि सर ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट का सिस्टम काम कैसे करता है। अब मैं एक एक करके टॉपिक को उठाऊंगा, समझाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेरिटोरियल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपकी बेयर एक्ट का पहला पेज मतलब कौन सा, इंडेक्स का पहला पेज नहीं, जहां से सेक्शन नंबर 1 शुरू हो रहा है वो पहला पेज हर बेयर एक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पहले पेज के अंदर आपको बहुत सारे सवाल और जवाब सॉल्व हो जाएंगे केवल उस पहले पेज से। कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज आती है टेरिटोरियल एक्सटेंट। अगर कभी भी कोई ऐसा सवाल हो जो कि आपसे टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बात कर रहा हो तो ध्यान रखना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में लगभग सभी कानूनों में टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो पूरे इंडिया का है, यानी कि वो कानून पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, लेकिन 2019 के बाद से ये चीज लागू हो गई है। अब कमेंसमेंट क्या होता है? कमेंसमेंट पे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये कानून लागू कब से हुआ, लेकिन सर ये बात समझ नहीं आई। अभी समझ में आ जाएगी जब मैं इसको बेयर एक्ट के लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरे सामने यहां पे लगा हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस का पहला पेज, फर्स्ट पेज है ये जो पहला पेज है यहां पे सबसे पहले आपको दिख रहा है एक्ट का नाम, ठीक है? तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट है, ये पूछा गया है, ये जुडिशरी का पीवाईक्यू है। तो इस सिचुएशन में आपको हमेशा क्रॉस चेक करके जवाब देना है। इसके नीचे जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो है एक्ट नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट नंबर भी पूछा जाता है, जैसे आईटी एक्ट नंबर 21 है। तो इस सिचुएशन में ये एक्ट नंबर का मतलब क्या है कि उस साल का ये कौन सा एक्ट है, ठीक है? इसके बाद यहां पे आपको एक डेट दिखेगी, हर बेयर एक्ट में यहां पे एक डेट लिखी होती है राइट हैंड साइड में पहले पन्ने पे। जैसे कि ये बीएनएसएस है और बीएनएसएस के राइट हैंड साइड पे डेट लिखी हुई है 25 दिसंबर 2023। ये वो तारीख है जिस दिन राष्ट्रपति ने इस एक्ट को साइन किया था। आपको पता है पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जब ये बिल जाता है, उस बिल में राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो ऑफिशियली एक्ट बनता है। तो ये वो तारीख है जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन किया था। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस एक्ट की प्रेसिडेंट की असेंट की डेट क्या है, तो आपको हमेशा बेयर एक्ट के पहले पेज पे जाना है। राइट हैंड टॉप हैंड साइड पे जो नंबर लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर, जो डेट लिखी होगी वो प्रेसिडेंट के असेंट की डेट है। ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन पे। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग ये जो सेक्शन नंबर 1 और एक्ट के नाम के बीच में जो लिखा होता है ना एक पैराग्राफ, उसको मिस कर देते हैं और सोचते हैं ये हमारे काम का नहीं है। ये उन सभी सवालों का जवाब है जो आपको एक्ट के बारे में पूछते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बताऊं कि यहां पे सर हम अभी इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को देखें तो ये कह रहा है कि ये एक्ट कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए था क्रिमिनल प्रोसीजर को। कुछ काम की बात नहीं लग रही है, लेकिन अभी आगे के एग्जाम्पल में मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे इसके थ्रू भी आपके पीवाईक्यू और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। खैर, उससे पहले सेक्शन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 बात कर रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की, ठीक है? अब इसने सबसे पहले तो ये बता दिया कि ये एक्ट जो है वो क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि एक्ट का नाम क्लियर है। सबसेक्शन 2 बता रहा है कि ये एक्ट कहां-कहां अप्लाई होगा। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि हर एक एक्ट मोस्टली पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 में आके चेक कर लो कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्योंकि बीएनएसएस में देखो साफ-साफ लिखा हुआ है कि चैप्टर 9, 11 और 12 जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। कहां? नागालैंड और दूसरे ट्राइबल एरियाज जो कि दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा डिसाइडेड हो। तो इस तरह की चीजों को आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो आपको नहीं पता है वो है ये सबसेक्शन 3।
अब आपसे अगर मान लीजिए पूछा गया कि बीएनएसएस को लागू कब से किया गया था, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो उस सिचुएशन में आप यहां पे पढ़ने आएंगे और आपको लिखेगा कि सर यहां पे इन्फोर्समेंट डेट लिखी हुई है कि जो भी तारीख सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे और कोई तारीख नहीं लिखी हुई है। तो इस सिचुएशन में फुटनोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि यहां पे देखिए सच डेट के बाद एक फुटनोट डला हुआ है 1 का। ये जो 1 का फुटनोट डला हुआ है, आप सीधे उस बेयर एक्ट के नीचे बॉटम हैंड साइड पे आइए, वहां पे आपको ये डेट लिखी मिल जाएगी, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2024। सिंपल तरीका इन्फोर्समेंट डेट पता करने का। तो मैंने पहले पेज में आपको क्या क्या बताया, एक्ट का नाम, एक्ट का नंबर, प्रेसिडेंट के असेंट की डेट, एक्ट का ऑब्जेक्टिव। अब एक्ट का ऑब्जेक्टिव सर थोड़ा सा फंस गया है, चलो समझते हैं। आईटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अब देखो आईटी एक्ट में भी 9 जून 2000 प्रेसिडेंट के असेंट की डेट लिखी है, एक्ट का नाम लिखा है, एक्ट का नंबर लिखा है। अब सेक्शन नंबर 1, ये जो यहां पे आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 1, इसके शुरू होने से पहले एक इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा है जो बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक्ट कहां से आया। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर ये जो आईटी एक्ट है इसको हम कौन से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा ला रहे हैं, तो आप बेयर एक्ट के कितने भी सेक्शन पलट लो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को खोलोगे तो यहां आपको जवाब मिल जाएगा, जहां आपको दिख रहा है यूनाइटेड नेशन बाय आपका रिजोल्यूशन इतना, जनरल असेंबली इतना, और उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो उसका कन्वेंशन था। यानी कि एक्ट के बारे में कभी भी पूछा जाए, उसके साथ साथ अगर ये पूछा गया कि आईटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ कोई सवाल, तो आपको मिल जाएगा कि भाई इसका काम है लीगल रिकॉग्निशन देना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। तो ये सारी की सारी चीजों के जवाब आपको कहां मिलते हैं, इस छोटे से मिनी प्रियम्बल में, और इसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऐसा सवाल जो कि किसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, उसका जवाब ढूंढने यहीं पे आइएगा, कॉमन सेंस का जवाब देने से पहले। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो है डेफिनेशन क्लॉज। बहुत सारे लोगों को ये बात ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि सर कभी भी कोई भी सवाल अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सर एक्स का मतलब क्या है, मतलब कोई एक चीज, उसका मतलब क्या है, एफआईआर का मतलब क्या है, पुलिस का मतलब क्या है, चाइल्ड कौन होता है, कोर्ट कौन होता है, या फिर हम ये पूछें कि सर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है, इसका जवाब आप कॉमन सेंस से नहीं देंगे। कोई भी चीज जो किसी टर्म के बारे में पूछ रही है, उसका जवाब 90% ऑफ टाइम आपको डेफिनेशन क्लॉज में मिलेगा, जो कि मोस्टली हर एक्ट के सेक्शन नंबर 2, कुछ मामलों में सेक्शन नंबर 3 या 4 में भी होता है, लेकिन मोस्टली आप जब जाएंगे वो पहले पार्ट में ही, जो पूरा बेयर एक्ट का है, वहां पे आपको डेफिनेशन क्लॉज मिल जाएगा, जिसने सारे टर्म्स को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, और इनका जवाब आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा डेफिनेशन क्लॉज क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अगले पे। अगला क्या है, प्रोवाइजो वर्सेस एक्सप्लेनेशन वर्सेस इलस्ट्रेशन। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। ध्यान रखिएगा, आपकी बेयर एक्ट में एक टर्म यूज किया जाता है प्रोवाइजो। इसमें से क्या प्रोवाइजो है क्या नहीं है। प्रोवाइजो का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है एक्सेप्शन। जहां कहीं भी आपको प्रोवाइजो दिखा मिले, आप समझ जाइएगा कि ये किसी एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा है। प्रोवाइजो हमेशा चीजों को बदल देता है। ऊपर वाले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, प्रोवाइजो का मतलब है कि मैं अब उस ऊपर वाली बात को काट के एक अलग बात लिखूंगा या उसके उल्टी बात लिखूंगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि ऊपर जो लिखा हुआ सेक्शन है उसको और अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और इलस्ट्रेशन का मतलब होता है उसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाना। मतलब कि अगर मैंने बोला कि मेरा नाम प्रांजल है और मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं, तो अगर प्रोवाइजो लिखा हुआ है तो उसका मतलब यह होगा कि मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं और मैं पर्सनली भी लोगों को पढ़ाता हूं। यह प्रोवाइजो हो गया, एक मेरे अनअकैडमी एजुकेटरशिप का प्रोवाइजो हो गया। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि मैं बता रहा हूं कि मैं पढ़ाने में लोगों को मेंटोर करता हूं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उनको गाइड करता हूं। और इलस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इलस्ट्रेशन का मतलब यह हुआ कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक लड़का है ए जो कि एजुकेटर है अनअकैडमी में, साथ साथ वो पर्सनली भी लोगों को गाइड करता है और वो पढ़ाने में ये चीजें करता है। ये इलस्ट्रेशन है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको पता है तो जवाब ढूंढने में स्पीड अप हो जाएंगे आप। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी किसी प्रोविजन को पढ़ने जा रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सेक्शन की हेडिंग पढ़िए, उसके बाद उसका मेन क्लॉज जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए, फिर प्रोवाइजो को पढ़िए, फिर एक्सप्लेनेशन को पढ़िए और फिर इलस्ट्रेशन को पढ़िए। अगर स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन पूछ लिया या एक्सप्लेनेशन पूछ लिया तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सेक्शंस का ऑर्डर भी ऐसा ही होता है। सेक्शन में भी पहले हेडिंग, मेन बॉडी, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन दिया होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं आपके बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि है शेड्यूल। सर ये शेड्यूल्स क्या होते हैं, तो देखो शेड्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 हैं। सीपीसी में आपको मेजरली जो पूछा जाएगा वो एक फॉर्म्स का पूछा जाएगा। बीएनएसएस में टेबल ऑफ ऑफेंसेस कॉमनली पूछा जाता है, और आर्बिट्रेशन एक्ट में भी कुछ शेड्यूल्स है जो पूछे जाते हैं। मेजरली यही 4 सब्जेक्ट है जिनके शेड्यूल्स एआईबी में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, और इन सबके जवाब आपको अपने बेयर एक्ट के आखिरी पन्नों में मिल जाएंगे। उसका जवाब आप ढूंढ लीजिएगा। अब एक तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और या चौथी या पांचवी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो आती है फुट नोट में, कि सर ये फुट नोट को कैसे कवर किया जाए।
अब देखिए मैं आपको बताता हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कभी भी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अमेंडमेंट का सवाल पूछ लिया गया, जो कि हमेशा पूछा जाता है, मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ शेयर कर दी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल में उसने क्या क्या बदला है। अमेंडमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, क्योंकि अगर तुमने आर्टिकल समझ लिया या उस क्वेश्चन में ही आर्टिकल दिया हुआ है तो फुटनोटिंग में तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन का 4th अमेंडमेंट, 1st अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, हर चीज का जवाब मिला हुआ है और उसका ईयर भी दिया हुआ है। मान के चलो तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट कौन से साल में आया था, कुछ मत करो, रैंडमली बेयर एक्ट के फुटनोट्स को पलटते रहो, कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा मिल जाएगा जो कि 42nd अमेंडमेंट से अमेंड हुआ था, उस फुटनोटिंग में उसका ईयर लिखा होगा। जवाब ऐसे ढूंढना है। उसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि सर यहां पे कुछ चीजें ऐसी मिल जाएंगी जैसे कि SUBS डॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूटेड बाय, सब्स्टिट्यूट मतलब आके आपने बदल दिया। INS बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इंसर्टेड बाय, कोई नया प्रावधान ऐड हुआ है। तो फुटनोटिंग में देखिए आपको केस लॉज भी मिल जाएंगे, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर आपको केवल इतना याद है कि केशवानंद भारती ने कौन से आर्टिकल के बारे में बात करी थी, तो उस केस का अगर आपको मान लीजिए ईयर याद नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली जाइए बेयर एक्ट के फुटनोट्स में और आपको ईयर मिल जाएगा। और आखिर में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स के मतलब समझा देता हूं जो बेयर एक्ट में आपके बहुत काम आएंगे। जब कभी भी आपकी बेयर एक्ट में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, तो मतलब वो एक लीगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है कि पुलिस शैल अरेस्ट, इसका मतलब पुलिस कंपल्सरीली अरेस्ट करेगी। और जब कभी भी सवाल में कोई कंपल्सरी टर्म पूछा जा रहा हो तो हमेशा शैल वाला ऑप्शन सही होता है। उसके बाद मे का मतलब होता है मे बी, अगर वो करना चाहे तो उसकी मर्जी, ना करना चाहे तो उसकी मर्जी, यानी कि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बात करता है जब कभी भी बेयर एक्ट में मे लिखा हो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, ये एक ऐसा टर्म है जो हर किसी को कंफ्यूज करता है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है अगर बेयर एक्ट में लिखा है कि इनमें से किसी भी चीज के होने के बावजूद, इसका मतलब कोई भी दूसरा प्रावधान जो कि लिखा हुआ है उसको हटाओ, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि हमारे देश के किसी बेयर एक्ट में लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन्ड इन दिस बेयर एक्ट अ पर्सन शेल बी अरेस्टेड, इसका मतलब एक व्यक्ति को हम किसी भी हाल में अरेस्ट करेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि इस पूरी बेयर एक्ट में कोई भी प्रावधान उसको अरेस्ट करने से मना करता हो। साथ ही साथ सब्जेक्ट टू का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, यानी कि आप किसी चीज का कंडीशन बता रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। प्रोवाइडेड दैट का मतलब प्रोवाइजो होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। जहां कहीं भी प्रोवाइजो लिखा होगा, प्रोवाइडेड दैट लिखा होगा, उसका मतलब है एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, और इन सब चीजों का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। उसके साथ ही साथ अब हम आते हैं एक और ऐसी चीज के जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। जहां कहीं भी लिखा होगा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, उसका मतलब है कि सर ये एक जनरल रूल है जो कि कहां कहां अप्लाई होगा, वहां वहां अप्लाई होगा जहां पे एक्ट ने एक्सप्रेसली मना ना किया हो। इसका मतलब अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब ये रूल हर जगह पे प्रोवाइड होगा एक्सेप्ट जहां पे एक्ट ने या उस कानून ने एक्सप्रेसली बोल दिया कि वो वाला सेक्शन यहां अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ आता है क्या ऐसा, ठीक है, बस यहां पे हमारे पास इतना ही। हाँ, एक और शब्द है जो कि अगर आपके पास आ जाता तो आप डरना मत, ये शब्द है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसका मतलब क्या होता है, सेम रूल अप्लाइज विथ नेसेसरी चेंजेस, यानी कि वही पुराना चीज सेम टू सेम ऐसा ही अप्लाई होगा, जो भी छोटे मोटे बदलाव करने हैं उसके साथ। और इसके साथ जो बाकी टर्म्स हैं वो आप खुद ही समझ जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी। और अगर आपने इतना बेयर एक्ट को समझ लिया, इतनी ट्रिक्स को सही तरीके से क्रैक डाउन कर लिया, तो आई डोंट थिंक आपको आपके अपकमिंग एआईबी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होगी। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने ऊना को ट्राई नहीं किया तो ट्राई जरूर कीजिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ हमारी एआईबी की जो बैरिस्टर बैच है वो ऑलरेडी चल रही है, मात्र 999 रुपए में आपको मिल रही है बैच। आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। एंड एट द लास्ट हमारा जो एआईबी का मॉक टेस्ट है वो 27 नवंबर को हो रहा है सुबह 11 बजे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।